तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी हम कौन सी एंट्रीज पास करते हैं। एंट्रीज को पास करने से पहले थोड़ी सी बातें हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दो कंपनीज बना रहा हूँ, एक तो ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है। तो ए लिमिटेड ने बी को क्या करा, अब्सॉर्ब कर लिया। इन्होंने इसे क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ए लिमिटेड है वो कौन सी कंपनी हो गई, ट्रांसफरी कंपनी हो गई। और बी यहाँ पे कौन सी कंपनी हो गई, ट्रांसफरर कंपनी हो गई, जो कंपनी एक्वायर हुई है। तो ए लिमिटेड ने इनको एक्वायर किया है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी कंपनी बंद हो रही है, बी लिमिटेड कंपनी बंद हो रही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा। बात समझ गए, जो कंपनी बंद हो रही है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, याद है? यस सर। तो वो जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, वहां पर आपने क्या सीखा था कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे बंद किया जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है, न्यू कंपनी जिस ओल्ड कंपनी को एक्वायर कर रही है, अब्सॉर्ब कर रही है, तो वो कंपनी तो बंद हो जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो उसे किस तरीके से बंद करना है, तो बिल्कुल सेम एंट्री जैसा अपने क्लास 12th में सीखा था, बिल्कुल सेम लॉजिक से एंट्रीज पास होंगी। यहाँ पर भी वही आपका रिलेशन अकाउंट ओपन होगा, और ऑफ कोर्स कुछ नई चीजें तो बिल्कुल होने वाली है, पर अकाउंटिंग प्रोसेस आपका बिल्कुल वैसा रहेगा। तो बी लिमिटेड की बुक्स को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग को बंद कैसे किया जाता है, तो आपको मालूम होगा, आपसे मैंने कहा कि बी लिमिटेड की अकाउंटिंग को हमें क्लोज करना है। सर अकाउंटिंग को क्लोज करना है मतलब पहले यहाँ पे जर्नल बनता होगा, फिर लेजर बनता होगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनता होगा, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बनाते होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, और अगर चेंज इन इक्विटी का स्टेटमेंट है तो वो सब चीजें। तो इतनी सारी चीजें अकाउंटिंग के अंदर होती हैं, हमको ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। मेन चीज तो रह गई बैलेंस शीट, लास्ट में क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पे हमको इतनी सारी चीजें अकाउंटिंग के अंदर करनी पड़ती हैं। आप इन सबको क्लोज कैसे करोगे, अगर आप ये देखो तो ये पूरी बिल्डिंग ऐसे बनी, जर्नल से लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हमारे एसओपीएल, बैलेंस शीट, और उसके नोट्स टू अकाउंट्स, और बीच में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। अगर आपको पूरी अकाउंटिंग बंद करनी है, तो आप अगर कोई बिल्डिंग गिरानी है तो उसके सबसे निचले पार्ट पे आप अटैक करोगे तो पूरी बिल्डिंग आपकी गिर जाएगी। उसी तरीके से आपको सिर्फ ये बैलेंस शीट वाला जो पोर्शन है इसको अटैक करना है, इसे खत्म करना है। अगर बैलेंस शीट खत्म हो गई तो ऊपर की अकाउंटिंग अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि जब कोई ट्रांजेक्शन हमारे सामने आती है तो वो एक बार तो यहाँ पे रिकॉर्ड कहीं हो जाती है, और लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो कहाँ जाता है, आपका बैलेंस शीट के अंदर, डबल एंट्री वहां पे खत्म हो जाती है। तो अगर हम बैलेंस शीट को ही खत्म करें तो पूरी अकाउंटिंग हमारी खत्म हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है सर, बैलेंस शीट को कैसे क्लोज करें? हमने जब क्लास 12th में पढ़ा था तो वहां पे तो बैलेंस शीट में एसेट्स होती थी, लायबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल होते थे, लेकिन ये तो कंपनी की बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे कुछ और चीजें भी होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यहाँ पे जो कंपनी की बैलेंस शीट है वहां पे क्या क्या होता होगा, समझते हैं जरा। कंपनी की बैलेंस शीट में आपका रहता होगा, ये बैलेंस शीट है ऑफ बी लिमिटेड, इनके लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। यहां पे तो आपके एसेट्स होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लायबिलिटीज में एक आपका होगा शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस का भी, इक्विटी का भी, और होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर होगी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बात समझ गई? सर एसेट्स का तो हमें समझ में आ गया कि ये जो एसेट्स हैं वो कौन ले जाएगा, ए लिमिटेड। तो उनको पहले हम कहां भेज देंगे, रिलेशन अकाउंट में, वो ये लेके चले जाएंगे। सिमिलरली जो लायबिलिटीज हैं, अब अगर ए लिमिटेड ने बी को अब्सॉर्ब किया है तो बी लिमिटेड के जो एसेट्स है उनके पास भी इनका राइट है, और जो इनकी लायबिलिटीज है वो भी अब इनकी लायबिलिटी हो जाएंगी। तो सर वहां तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी एसेट्स भी ए लिमिटेड की, ये सारी बाहरी लायबिलिटीज भी ए लिमिटेड की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो शेयर कैपिटल है इसका क्या होगा, ये जो शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस इक्विटी का, इसका क्या होगा? क्या इसको भी ए लिमिटेड टेक ओवर कर लेंगे? तो शेयर होल्डर्स को तो हम लोग परचेज कंसिडरेशन के लिए पे कर ही रहे हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैं आपसे सुनना चाहता था। तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है उनको जो ये न्यू कंपनी ए लिमिटेड है वो क्या कर देगी, मनी पे ऑफ कर देगी। तो इनका बैलेंस आप वहां पे खत्म कर दोगे, देयरफॉर हम इसको रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर आप याद कर पा रहे हो
तो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता था? नो सर। नहीं हो, बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। भाई कैपिटल को तो ये लोग पे कर देंगे ना, जैसे वहां पे पार्टनरशिप फर्म पे कर देती थी पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंसेस, तो वो ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या करें? पुराने प्रॉफिट लॉस का हम क्या करें? सर ये जो प्रॉफिट लॉस है वो भी तो ओनर्स के ही होते हैं, और इनके ओनर्स कौन है? इनके कंपनी के शेयर होल्डर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे जो इनके रिजर्व सरप्लस के बैलेंस पड़े हुए हैं ये इनके कंपनी के ओनर्स को दे दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ट्रांसफरर कंपनी में जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं वो उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा इतना था, अब एंट्रीज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहली एंट्री मेरे लिखने से पहले ही कर लोगे। व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, बताओ जरा क्या एंट्री होती थी? सेम है जैसा अपने पार्टनरशिप में पढ़ा था, तो क्या एंट्री होती थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। करेक्ट, यहाँ पर भी सेम है, रियलाइजेशन टू एसेट्स। एक चीज और लिख लेना, एसेट्स में वी विल नॉट ट्रांसफर एनी फिक्टिशियस एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। माने कोई पुराने प्रॉफिट लॉस अगर पड़े हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर्स हो गए, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। सेकंड, when liabilities are transferred to realization account, तो इसकी एंट्री भी आपको मालूम है, रिवर्स हो जाएगा, liabilities debit to realization। liabilities to realization। तो सर बैलेंस शीट में से एसेट खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म हो गई, अब क्या रह गया सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस रह गए। ओके, व्हेन रिजर्व्स एंड सरप्लस आर ट्रांसफर्ड टू, तो मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो रिजर्व्स और सरप्लस होते हैं ये प्रॉफिट्स होते हैं, तो मैंने आपको भी ये बताया था कि ये जो प्रॉफिट्स है वो किसको मिलेंगे? ट्रांसफर कंपनी के ओनर्स को मिलेंगे। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये प्रॉफिट क्या प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को मिलेंगे? सर ओनर्स तो वो भी होते हैं ना। लेकिन इक्विटी और शेयर होल्डर्स तो ट्रू ओनर्स होते हैं। करेक्ट, तो ये हम देंगे टू ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिल्कुल सही चीज है। तो आप बस चीजों को समझते हुए चलो, और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अगर आपको एंट्री समझ में आ रही है तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको मालूम है कि हमें इस बैलेंस शीट को बंद करना है, तो एक एक आइटम यहाँ पे आप क्या कर दो, सही जगह पे क्लोज कर दो। ये चला गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, तो ऑल द रिजर्व्स डेबिट, surplus if any will also be debited and it will be transferred to equity shareholders। सर रिजर्व्स और सरप्लस डेबिट हो वो तो हमें समझ में आया, क्योंकि प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर क्यों क्रेडिट हो रहा है, कौन बताएगा? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा अभी हमने देना है, तो इन ये भी फर्म के लिए भी क्या है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। बात समझ गए? अच्छा यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, एंट्री नंबर 4, व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बल्कि एक एंट्री में कर देना चाहिए था हमको, कोई बात नहीं। व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस होगा ट्रांसफरर कंपनी में, उसको भी हम क्लोज कर देंगे। वो कहां पे चला जाएगा? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। वी विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बढ़ाए जा रहे हैं बार बार। पीछे हमने इनको प्रॉफिट्स दे करके क्रेडिट कर दिया था यहाँ पे, और अभी हमने इनका कैपिटल वाला जो बैलेंस है वो भी दे करके इन्हें क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये लायबिलिटी फर्म के अभी बढ़ती जा रही है।
एंट्री नंबर 5। सर लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है, हाँ जी बिल्कुल। शेयर होल्डर्स को तो परचेज कंसिडरेशन वाली अमाउंट दी जाती है ना, बिल्कुल सही बात है। तो सर हम कैपिटल क्यों वापस कर रहे हैं? मतलब वो वही तो उनका कैपिटल अमाउंट की तरह वापस हो रहा है मैं आपको बताता जो हूँ, उनको पेमेंट कर रहे हैं। देखो ये ओल्ड कंपनी, ये न्यू कंपनी। एज वी ऑल नो दैट कंपनी एंड इट्स ओनर्स आर बोथ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो न्यू Yes. कंपनी विल पे द पीसी टू द, not to the owners directly, but it will pay the PC to the old company। तो अभी ये पीसी का पैसा ओल्ड कंपनी के पास आएगा। अभी ये पीसी का पैसा ओल्ड कंपनी के पास आएगा। ओल्ड कंपनी उस पैसे को लेकर के फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। आया समझ में? तो पहले जब तक इनके पास पीसी नहीं आ रहा है तब तक ये अपनी लायबिलिटी को देखते हैं कि मुझे कितना पैसा अपने ओनर्स को देना है। तो न्यू कंपनी पीसी ओल्ड कंपनी को देगी और वो पीसी से पे कर देंगे अपने ओनर्स को, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बात समझ गए? यस, ठीक है। वी विल कैंसल द पीसी फ्रॉम दिस लायबिलिटी ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स व्हेन फिक्टिशियस एसेट is transferred to equity shareholders। तो मैंने आपको बताया कि पुरानी कंपनी में जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस पड़े हैं वो सब मालिकों के हैं, ट्रू ओनर्स के हैं, जो कि हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इन्हीं को ये लॉस भी झेलना पड़ेगा। भाई पुराने प्रॉफिट भी आपको मिले थे तो पुराने लॉस भी आप ही को झेलने पड़ेंगे। अब क्या लिखा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट क्योंकि लॉस है, लॉस आपके खत्म हो रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंस कम हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए इसके बाद एंट्री नंबर 6। आपने अगर ध्यान दो तो पूरी ये जो 6 एंट्री पास करी है, इस 6 एंट्री में अभी सिर्फ बैलेंस शीट को बंद किया है। बैलेंस शीट के एक एक आइटम को हमने क्या किया? बंद किया, या कुछ हमने छोड़ दिया अभी? सर एसेट्स चली गई, लायबिलिटी चली गई, रिजर्व्स हो गया, सरप्लस हो गया, फिक्टिशियस एसेट हो गया, प्रेफरेंस का बैलेंस रह गया। चलो प्रेफरेंस को भी बंद कर देते हैं। व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब इनका भी कैपिटल बंद करो और कहां भेज दो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। एक नया अकाउंट ओपन करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहां तक कोई भी दिक्कत है? नोट कर लिया यहां तक? यस सर। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं, बैलेंस शीट हमारी बंद हो गई है। एंट्री नंबर 7 फॉर परचेस कंसीडरेशन। आप सिर्फ एंट्रीज को समझो। अभी परचेस कंसीडरेशन हमको मिलेगा, यानी कि ड्यू करेंगे इसको। ड्यू का मतलब है कितना मिलेगा वो देखा जाएगा। तो आप मुझे इसकी एंट्री बताओ। ट्रांसफरी कंपनी से आपको ये पीसी मिलने वाला है, तो ट्रांसफरी कंपनी आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? सर। तो सर बिल्कुल ठीक बात है। एसेट जब आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा तो आप उसे क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ट्रांसफरी कंपनी डेबिट। सर डेबिट क्यों? क्योंकि आपके लिए ट्रांसफरी कंपनी फिलहाल कौन है? डेटर है, वो आपको पीसी देगा। सर ट्रांसफरी कंपनी आ गया, टू साइड में क्या लिखें? कोई बता सकता है टू साइड में क्या लिखें? ट्रांसफरी कंपनी आपको ये पीसी दे क्यों रही है? सर आपका बिजनेस टेक ओवर किया है। एकदम सही बात है, बिजनेस टेक ओवर किया, यानी कि जो मेरी कंपनी के ये एसेट वगैरह ले गए हैं, मुझे उसके बदले इन लोगों ने ये परचेस कंसिडरेशन दिया। तो मैं टू साइड में क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन। सर ये तो समझ में नहीं आया। आप याद करो पार्टनरशिप में क्या होता था? जब हम एसेट्स को सेल करते थे तो याद है वो अकाउंट पे कहाँ रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट साइड पे, है ना? बाय बैंक के नाम से रिलेशन में क्या होता था? वो क्रेडिट होता था।
सिमिलरली यहाँ पे जो आपका यहाँ तो आपने बिजनेस ही बेच दिया, तो बिजनेस बेच के जो आपको पैसा मिलेगा वो आप कहाँ पे डालोगे, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक प्रकार से एसेट को ही सेल किया है, बस इन द प्लेस ऑफ बैंक टू रिलेशन यू हैव डेबिटेड ट्रांसफरी कंपनी टू रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो फिर मुझे नेक्स्ट एंट्री बताइए, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। ध्यान देना, जब डेबिट किया था तो किसे डेबिट किया था? तो अब जब आप इसको रिसीव कर लोगे तो परचेज कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, सॉरी, तो जो ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ट्रांसफरी कंपनी विल बी क्रेडिटेड। अब जो आपको परचेज कंसिडरेशन ये रिसीव हो रहा है वो आपको किस किस फॉर्म में न्यू कंपनी दे सकती है, मुझे वो बताइए। परचेज कंसिडरेशन हम इन द नेचर ऑफ परचेज मान के चल रहे हैं, क्योंकि इन द नेचर ऑफ मर्जर तो सारा का सारा पीसी आप थ्रू इक्विटी शेयर ही पे करते हैं, और अगर फ्रैक्शनल शेयर से तो फिर उसके लिए आप कैश दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इन द नेचर ऑफ परचेज, पीसी किस किस मोड में दिया जा सकता है? सर कैश, कैश आ गया, बिल्कुल ठीक है, और इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, बिल्कुल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या हो सकता है? क्या वो कुछ डिबेंचर्स भी दे सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल दे सकते हैं, परसेंटेज डिबेंचर्स। कहने का मतलब है ट्रांसफरी कंपनी ने अपने परचेज कंसिडरेशन को जिस भी फॉर्म में दिया है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट भी करना चाहिए किसको, ट्रांसफरर कंपनी को, तब जाके आप ये वाली एंट्री पास कर दोगे। मोस्टली केसेस में इक्विटी प्रेफरेंस ही रहेगा, और डिफरेंस कुछ है तो कैश के नाम से, बाकी डिबेंचर्स भी दिए जा सकते हैं। जब पीसी ड्यू करोगे तो ट्रांसफरी कंपनी टू रिलायशन, जब रिसीव कर लोगे तो जिस फॉर्म में रिसीव करा वो डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी। क्या किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर ये इक्विटी प्रेफरेंस और ये डिबेंचर्स ये तो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, आपने डेबिट क्यों कर दिया यहाँ पे इनको? कोई बताएगा ये इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन सबको मैंने डेबिट क्यों किया है, जबकि ये तो हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। सर ये तो न्यू कंपनी के है ना, पर न्यू ये ओल्ड कंपनी की थोड़ा है। हाँ, न्यू कंपनी ने आपको दिए, तो मुझे ये रीजन बताओ कि ये डेबिट क्यों हो रहे हैं? सर क्योंकि हमने इशू नहीं करे, हमारी एसेट है। करेक्ट, ये आपने इशू नहीं करे, बिल्कुल सही बात है, ये आपके लिए एसेट है। समझ गए? आपको पीसी के बदले में ये सारी चीजें दी जा रही हैं, इनकी मनी वर्थ है, तो आपके लिए एक तरह से ये एसेट्स हैं। चलिए एंट्री नंबर 9। फॉर एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी इन द नेचर ऑफ परचेज। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफर कंपनी के सारे एसेट्स को टेक ओवर कर ले। मर्जर में तो सब टेक ओवर हो जाता है, लेकिन परचेज के केस में सारी एसेट टेक ओवर नहीं होती। वो उनको जो एसेट चाहिए वो लेंगे, बाकी को वो छोड़ भी सकते हैं। तो सर जो एसेट उन्होंने टेक ओवर नहीं करी उसे क्या किया जाएगा? जवाब दो। आपके पास बैलेंस शीट में मान लो ये एसेट है और एक फर्नीचर है, फर्नीचर टेक ओवर नहीं हुआ, आपने जबकि सारे एसेट को कहां भेज दिया था, रिलेशन अकाउंट में, लेकिन उसमें से सब एसेट टेक ओवर नहीं हुई है। तो जो एसेट टेक ओवर नहीं हुई बट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट हो चुका है, उसका क्या किया जाएगा? सर सेल कर देंगे उसको। बिल्कुल सही बात है सर, अगर वो एसेट रिलेशन में चली गई है और न्यू कंपनी नहीं ले गई है तो हम रख के क्या करेंगे उसका, हम भी उसको सेल कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बैंक टू रियलाइजेशन। इसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं हुई है तो सर वो हमको देना पड़ेगा। फॉर लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, तो सर अगर वो लेके नहीं चले गए बट वो लायबिलिटी कहां पे जा चुकी है, रिलेशन अकाउंट में, हमको तो देना पड़ेगा। रियलाइजेशन टू बैंक।
रियलाइजेशन टू बैंक। इसी तरीके से अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे सामने आ गए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो इसका फर्स्ट केस है borne and paid by ट्रांसफरर कंपनी। एंट्री बताइए। borne by न्यू कंपनी, या ऐसे लिखो पेड बाय ओल्ड कंपनी बट विल रीइंबर्स्ड बाय न्यू कंपनी। आपने इसकी एंट्री मुझे बताई नहीं। अगर ओल्ड नो कंपनी, एंट्री। नहीं एंट्री होगी और रियलाइजेशन टू बैंक, रिलेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक। समझ गए ना ऐसा क्यों? क्योंकि आपने फर्म को बंद किया है तो भाई आपके खर्चे हैं, ये आप ही को देना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बात है कि साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये जो हम बंद करेंगे फर्म को, तो ये खर्चे किसको बेयर करने पड़ेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ये ट्रांसफरर कंपनी के ही खर्चे होते हैं जो रिलेशन अकाउंट में डेबिट करके पे किए जाएंगे। पर अगर न्यू कंपनी जो है, ट्रांसफरी कंपनी है, वो ये बोल देती है कि भाई खर्चा आप लोग दे दो, हम बाद में पैसा आपको रीइंबर्स कर देंगे, तब बताओ क्या एंट्री होगी। अब आप लोग इतना तो सोच सकते हैं। अगर हमने दिया तो रिलेशन डेबिट टू बैंक, यहां भी हम ही ने दिया तो बैंक तो क्रेडिट हो रहा है, बट वो पैसा आगे चल के रीइंबर्स यानी कि वापस हो जाएगा न्यू कंपनी से। डेबिट में क्या लिखें, बोलो। सर ट्रांसफरी कंपनी। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा ट्रांसफरी कंपनी से, तो आप इन्हें क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रिलेशन एक्सपेंसेस फॉर ₹20,000 आउट ऑफ विच 15,000 विल बी रीइंबर्स्ड बाय न्यू कंपनी। तो यू विल राइट रिलेशन डेबिट 5,000, ट्रांसफरी कंपनी 15,000 टू बैंक ऑब्लिक कैश 20,000। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे नेक्स्ट एंट्री नंबर 12। एंट्री नंबर 12 होगी फॉर रिकॉर्डिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग प्रीमियम पर भी रिडीम करते हैं, तो वो जो प्रीमियम हम लोगों ने पे किया था वो किसके लिए लॉस है, ओल्ड कंपनी के लिए लॉस है। तो वो लॉस कहां पे जाके डेबिट होगा, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सॉरी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, रिलेशन टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद है फॉर पेमेंट मेड टू, सर 12th एंट्री समझ में नहीं आई रहा सर। 12th में देखो मैं आपको बताता हूं, जब प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग रीपे करेंगे तो आप कुछ ऐसा लिखते थे, अगर ये हम कंपनी को बंद नहीं कर रहे थे तो आप ऐसा लिखते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये एंट्री समझ में आई? यस सर। अब मान के चलो ये फर्म को बंद नहीं कर रहे, तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वो लॉस है आपके लिए। आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट। 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, 10 रुपए का प्रीमियम, हमको 110 वापस करना है। तो वो जो 10 रुपए का लॉस हमको देना पड़ेगा, वो 10 रुपए का लॉस हम कहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कहाँ पे गया था, सॉरी, क्योंकि ये जो 10 रुपए का लॉस है ये हम कोई, अगर हमने इसको ओपन किया होता तो फिर इसको पीएल में क्लोज भी करना पड़ता, लेकिन क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो पीएल में क्लोज नहीं करेंगे, तो इसे कहाँ डेबिट कर देंगे, सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट में। आया समझ में? यस यस सर। हाँ, फॉर पेमेंट मेड टू preference shareholders, when payment is made to preference shareholders,
बताइए, अभी तक जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, मैं आपको पीछे दिखाता हूं, उन्हें हमने क्या किया हुआ था। हमने क्या लिखा था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो ये लायबिलिटी हमारी आ गई थी। आज हमने परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर लिया है, तो अब इनको पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इनकी पेमेंट करनी है। तो जो हमारी लायबिलिटी ओपन हुई थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम की, अब उसे खत्म कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू साइड में क्या लिखें, जिस भी फॉर्म में न्यू कंपनी ने इनको पे किया है वो मोड यहाँ पे आ जाएगा। मान के चलो ये पुराने वाले 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, तो इनको नए 12% के प्रेफरेंस शेयर दे दिए, तो टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। या हो सकता है कुछ कैश से पे कर दिया हो तो कैश का नाम आ जाएगा, या हो सकता है इनको इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया हो, बहुत रेयर केस में होगा लेकिन हो सकता है, या इनको डिबेंचर्स दे दिए हो। मोस्टली केस में इतना कभी भी नहीं जाएगा, हर केस में प्रेफरेंस को प्रेफरेंस ही मिलता है, जितने भी क्वेश्चन आप बुक में करोगे। पर मैं आपको सिखा रहा हूं तो सब बता देता हूं कि इनको पैसा कैसे भी न्यू कंपनी पे कर सकती है। जब आपने पीसी रिसीव करा तो क्या इन सबको डेबिट किया था ना, अब इसको जब पे कर रहे हो तो इनका बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया, शेयर दे दिया, इक्विटी या डिबेंचर्स दे दिए। क्लियर है ये वाली एंट्री? यस सर। चलिए नेक्स्ट, एंट्री नंबर 14 फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन सर अकाउंट। आप एक बार एंट्री 13 दिखा सकते हैं? हाँ जी, एंट्री 13 एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंट्री 13 इज व्हेन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो अभी तक लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हो रही थी, अब उसको हम पे करेंगे तो वो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, और हम जिस भी मोड में पे कर रहे हैं वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। मोस्टली मैं फिर बता रहा हूँ, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट जब क्लोज करोगे तो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। either you will get profit on realization or you will get loss on realization। तो सर ये जो प्रॉफिट लॉस है ये भी किसको दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिल्कुल सही है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नॉट कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स। लॉस है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू रियलाइजेशन। अब लास्ट एंट्री व्हेन पेमेंट इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट, अब इनको जैसे भी पे किया वो सब यहां पर आ जाएगा। मान के चलो हमने पे किया था थ्रू न्यू इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कैश दे दिया तो कैश, प्रेफरेंस शेयर दिए तो प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स दिए तो डिबेंचर्स। मोस्टली यहां पर भी देखने को क्या मिलेगा आपको कि इनको भी हमने इक्विटी शेयर्स ही दिए होंगे नए वाले। ठीक है, तो बस इतनी एंट्रीज आपको पास करनी होती हैं इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, दैट इज ट्रांसफरर कंपनी। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने एंट्रीज पास करनी है ट्रांसफरर के बुक्स में, तो ये तो एंट्रीज पास करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आएगा प्रिपेयर लेजर अकाउंट। प्रिपेयर लेजर अकाउंट, तो लेजर जो आपके बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे वो पहले यहाँ पे लिख लीजिए, फिर बताता हूँ। पहला लेजर अकाउंट बनेगा ऑफ कोर्स रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा लेजर बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट। तीसरा बनेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट। ट्रांसफरी कंपनी, बैंक अकाउंट। लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, तो ये आपको बनाने के लिए आते हैं। अब इसमें हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की।
तो ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। तो वैसे तो आपने जो चीजें एंट्रीज में लिखी हैं बस उसी को लेजर पोस्ट करके अकाउंट आप लोग बना सकते हैं। फिर भी आपको बता दूं मैं, एसेट्स को ट्रांसफर करोगे तो डेबिट साइड में टू एसेट्स, और यहाँ पे आपकी बाय लायबिलिटीज जो ट्रांसफर आपने करी है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो आपको परचेज कंसिडरेशन मिलेगा वो इनकम है, तो कहां पर आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे, बाय ट्रांसफरी कंपनी के नाम से टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये क्या चीज है सर? ये है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपका डेबिट हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने ना तो किसी एसेट को सेल करना है ना किसी लायबिलिटी को पे करना है, क्योंकि टेक ओवर किसने कर ली थी? न्यू कंपनी ने। हाँ, अगर टेक ओवर नहीं करी है तो उसको हमको सेल करना पड़ेगा, तो वो बाय बैंक के नाम से आ जाएगा। इफ एसेट इज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। सिमिलरली लायबिलिटी को हम पे करेंगे तो टू बैंक, इफ नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। बस, और इसमें कुछ भी नहीं आता है। एसेट लायबिलिटी आ गई, परचेस ये आपका परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट है, बैंक ये आ गया। अब अगर डेबिट साइड का बैलेंस कम आया तो वो प्रॉफिट होगा जो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लॉस आएगा तो वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये प्रॉफिट और ये लॉस। बस, अब इसके बाद अकाउंट बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स, डेबिट, क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके लिए लायबिलिटी का अकाउंट है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। इंक्रीज कब होगा? जब उनको इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर किया जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। सर डिक्रीज कब होगा? जब उनको आप कुछ लॉसेस दे दोगे। जो ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी फिक्टिशियस एसेट आपके पास होगी, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा, तो उस लॉस से इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीज कब होगा? जब आप ओल्ड बैलेंस शीट के रिजर्व्स और सरप्लस दे दोगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। इसके बाद अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने रियलाइजेशन से होने वाला प्रॉफिट दिया तो वो भी आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, और अगर लॉस हुआ तो वो भी आ जाएगा डेबिट साइड पर। रियलाइजेशन ये आपका लॉस विच इज गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके बाद जब हम पे करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स तो वो कैसे पे किया जाएगा? टू न्यू इक्विटी शेयर्स या थ्रू कैश या डिबेंचर्स। तो वो आपका कहां पर आ जाएगा? डेबिट में। ये जो दोनों अमाउंट है वो किसका है? परचेज कंसिडरेशन का। और ये टोटल जो है ये आपका हो जाना चाहिए मैच। बात समझ गए? तो इसी तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी। तो यहाँ पे तो ज्यादा काम नहीं करना है, सेम लॉजिक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फर्म के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। इंक्रीज कब होगा? जब आपने उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बाय रियलाइजेशन। कोई बताएगा रियलाइजेशन के नाम से हमने क्या दिखाया है यहाँ पे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। करेक्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो इससे इनका बैलेंस बढ़ रहा था। बैलेंस कम कब होगा? जब आप इनको पे ऑफ कर दोगे। पे कैसे करोगे? थ्रू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स।
न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बाय एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट, इट कैन बी कैश, डिवेंचर्स और न्यू इक्विटी शेयर। और ये भी आपका मैच हो जाता है, इसमें कोई डिफरेंस निकालने वाली जरूरत नहीं है। ये दोनों अकाउंट क्लियर है? नोट करके मुझे बताइए जल्दी। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे कौन सा अकाउंट है? ट्रांसफरी कंपनी का। ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी का यहाँ पे नेचर क्या होगा, मतलब हम क्या मान करके ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं? एसेट। एसेट, करेक्ट, क्योंकि यहाँ से हमें पीसी मिलने वाला है, तो डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। जब आप इनसे पीसी को ड्यू करते हो तो डेबिट साइड में आ जाएगा। किस नाम से पीसी को ड्यू करेंगे? रियलाइजेशन, क्योंकि एंट्री क्या थी? ट्रांसफरी कंपनी डेबिट टू रिलायशन, तो ट्रांसफरी कंपनी में डेबिट हो जाएगा टू रिलायशन के नाम से। और जब ये इसको पे ऑफ कर देंगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे जैसे भी उन्होंने पे किया है, कुछ कैश दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया है, या कुछ डिवेंचर्स दे दिए, या फिर प्रेफरेंस। ट्रांसफरी कंपनी कब डेबिट हो सकता है? जब वो हमको रिलेशन के एक्सपेंसेस क्या करें? रीइंबर्स करें। तो यहाँ पे टू ट्रांसफरर कंपनी के नाम से दिखा देंगे जितना कैश ये हमको फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाता है? मैच हो जाता है। तो जितना पैसा ये हमको ड्यू करेंगे रिलेशन का, ये उतना दे भी देंगे, तो वो बाय कैश में ही आपका एडजस्ट हो जाएगा, कि जो अपने बाय कैश यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद जो लास्ट में बैंक अकाउंट है, वो आपको मालूम है कि बैंक एसेट है, जब भी इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है, तो जहां जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है, सर पैसा कहां से आएगा? एसेट को बेच के आएगा, टू रियलाइजेशन। एसेट सोल्ड, या फिर हमें कुछ कैश दे दिया था किसने? ट्रांसफरी कंपनी ने, तो टू ट्रांसफरी कंपनी। पैसा कैसे जाएगा? हमने लायबिलिटी को पे कर दिया है बाय रियलाइजेशन, लायबिलिटीज पेड, और हमने जो कैश से पेमेंट करी है अपने ओनर्स को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो भी आपका यहाँ पर आ जाता है। तो जैसा कि आपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, कि लास्ट में जो बैंक है वो आपका मैच हो जाना चाहिए, जितनी रिसिट्स हैं वो पेमेंट के बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये अकाउंट आपका कोई बैलेंस इसमें नहीं आएगा, ये हमेशा आपका मैच हो जाना चाहिए। बात समझ गए? और किसी एंट्री में कैश बैंक का नाम आया था क्या? रिलायशन एक्सपेंसेस, यहाँ लिख लो लायबिलिटी प्लस एक्सपेंसेस। हाँ जी, ये नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो क्योंकि आपका नोट हो गया तो मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, अगर मैंने इस पीडीएफ में ऐड किया होगा तो अभी हम उसको शुरू भी कर देते हैं।